बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ दिखाई ना दे रहा था। जूतों के बगैर पांव से नंगी, सर पर कोई चादर भी न थी। इर्द गिर्द से बेखबर मैं नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। सर्दी की वजह से लोग इस वक्त घरों से बाहर ना निकलते थे, इसलिए सड़क इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। ठंडी कोहर ज़दा जमीन पर नंगे पांव चलने की वजह से पांव सुन्न हो चुके थे। सारम की बातें किसी नोकदार खंजर की तरह सीने में खुपती हुई महसूस हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सारिम मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं सारम की दुश्मन नहीं बल्कि बीवी हूं। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स आधी रात को अपनी बीवी को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दे। बेदर्दी से हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए मैंने सोचा, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मैं खुद से ही बातें कर रही थी। दिल में और जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। छोटी सी बात पर सारिम ने सब रिश्ते नाते खत्म कर दिए। थकावट की वजह से मजीद पैदल चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मुख्तलिफ गलियां घूमने के बाद मैं सड़क पर आई थी। अब थकावट से बुरा हाल हो रहा था। सर्दी की वजह से टांगें उखड़ रही थीं। हाथ और पांव शल हो रहे थे। इस तरफ ज्यादा आबादी भी न थी। मेरा सांस फूलने लगा था। मेरी कोई मंजिल न थी। मुझे इल्म नहीं था कि मैं किस तरफ जा रही हूं। सौतेली माँ और भाई दूसरे शहर में मुकीम थे। घर से धक्के देकर निकालते हुए सारिम ने मौका ही ना दिया था कि मैं किसी को फोन पर इत्तला दे सकती। मजीद चलने की सक्कत अब बाकी न रही थी। मैं किसी जगह पर बैठकर कुछ देर आराम करना चाहती थी। इधर उधर देखा तो सड़क की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दिया। गेट के साथ चौकीदार के बैठने के लिए छोटा सा रूम बना हुआ था। उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। कुछ सोचते हुए मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। अजीब बात थी कि रात के इस पहर में मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं तो इस कदर डरपोक थी कि छोटा सा काकरोच देखकर भी चीखें मारने लग जाती थी। वक्त और हालात ने मुझे इतना बहादुर बना दिया था कि आज इस अंधेरी रात में भी मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। सड़क क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ आ चुकी थी कि अंदर झांक कर देखा तो कमरे में कोई मौजूद न था। इससे ज्यादा महफूज जगह मुझे नहीं मिल सकती। अगर मैं कोशिश करके खिड़की के जरिए अंदर चली जाऊं तो मैं रात यहां गुजार सकती हूं। कमरे का जायजा लेते हुए मैंने सोचा, कमरे के अंदर लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि बाहर से आती हुई लाइट्स की वजह से कमरा रोशन था। हिम्मत करके खिड़की के आध खुले पट से अंदर घुस गई। लॉन की तरफ दरवाजा खुला हुआ था। आहिस्तगी से उसे बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ एक ही कुर्सी पड़ी हुई थी। निढाल अंदाज में उस पर बैठकर मैं लंबे लंबे सांस लेने लगी। ज्यादा चलने की वजह से टांगे और पांव अकड़ चुके थे। पांव और टांगे समेटकर कुर्सी के ऊपर ही कर ली थी। दोनों हाथों से पांव को दबाते हुए तकलीफ की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकल आती। बाहर की निस्बत यहां का मौसम कुछ गर्म था। खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया था। सर्दी से अकड़े हुए जिस्म को अब कुछ करार आ रहा था। बेहतर जगह मुयस्सर आई तो मेरा ध्यान दोबारा से सारिम की तरफ चला गया। सारिम मेरी जिंदगी का साथी, मेरा मुहाफिज था। उस संगदिल को एक बार भी यह एहसास ना हुआ कि रात के इस वक्त वो मुझे घर से बेदखल कर रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगी। धक्के देकर घर से निकालने का मंजर एक बार फिर मेरी निगाहों के सामने घूम गया और मैं बेआवाज रोने लगी। मुझे सारिम और उसकी माँ आसिया बेगम का हद तक आमेज रवैया बार बार याद आ रहा था। अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 माह ही हुए थे, लेकिन सारिम की माँ ने एक दिन भी सुकून से ना गुजारने दिया था। शादी के बाद के वाकयात को याद करते हुए आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से गिर रहे थे। ना जाने कब रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आती, दरवाजा खोलकर गार्ड की वर्दी में मलबूस शख्स अंदर आ गया। घबराकर मैं जल्दी से खड़ी हो गई। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई हो? गार्ड ने गुस्से से पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी उसे क्या जवाब दूं। उसका अंदाज भी बहुत जारहाना था, इसलिए मैं रोने लगी। ए लड़की, कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रही हो? गार्ड ने ऊंची आवाज से पूछा। मेरा नाम मायरा है, मैंने डरते डरते उसे जवाब दिया।
میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم کون ہو اور اندر کیسے آئی ہو، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اسے جواب دینے کے بجائے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم چوری کرنے آئی تھی اور اس گھر کو لوٹنا چاہتی ہو؟ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے الزام پر میں نے تڑپ کر جواب دیا۔ کیا میں تمہیں شکل سے چور لگتی ہوں؟ اس کا الزام سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے غصے سے پوچھا۔ چوری کرنے والوں کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چور ہیں۔ مجھے کیا پتا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار گارڈ نے نرم لہجے سے کہا۔ کیا بات ہے؟ خوشی محمد اس وقت کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر آپ خود ہی دیکھ لیں میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، خوشی محمد نے مکمل طور پر دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم خود ہی بتا دو، اس شخص نے کہا۔ میرے بتانے سے بہتر ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، خوشی محمد نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص دروازے پر آ کھڑا ہو گیا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس ایک دراز قامت نوجوان دروازے میں کھڑا میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ خوشی محمد کون ہے یہ لڑکی؟ تم اسے جانتے ہو؟ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس نے خوشی محمد سے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، میں اسے نہیں جانتا اور اس سے یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون ہے اور یہاں پر کیوں آئی ہے، خوشی محمد نے غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس بار نوجوان نے ڈائریکٹ ہی مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ لڑکی ہمیں سچ سچ بتا دو، تم ہمیں کوئی مصیبت زدہ لگتی ہو۔ اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو پھر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، نوجوان نے باریک بینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے پولیس کو مت بلانا، میں سب سچ بتاتی ہوں۔ اس کی دھمکی سن کر میں نے جلدی سے کہا، شاباش، تم ہمیں حقیقت بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میرا نام مائرہ ہے۔ آدھی رات کو میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس کمرے کی کھڑکی کھلی دکھائی دی تو یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے مختصر سا واقعہ سنا دیا۔ ارے لڑکی، تم ہمیں بے وقوف سمجھتی ہو، ہم نے تجھے حقیقت بتانے کا کہا ہے، کہانی سنانے کا نہیں، گارڈ نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور مجھے چوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گارڈ کو میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے غصے سے بولنے لگا۔ مجھے بھی اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ خوشی محمد، اس لڑکی کا دھیان رکھو اور اسے یہاں سے باہر مت جانے دینا۔ میں جاگنگ کر کے واپس آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے، نوجوان نے خوشی محمد سے کہا اور وہ چلا گیا۔ ایک اور کرسی رکھ کر خوشی محمد دروازے سے باہر بیٹھ گیا۔ وہ مکمل طور پر مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ شخص واپس آیا۔ خوشی محمد، اس لڑکی کو لے کر اندر آ جاؤ۔ اس شخص کی آواز کانوں میں سنائی دی، جیسے آپ کا حکم صاحب جی، میں ابھی لے کر آتا ہوں، خوشی محمد نے مستعدی سے جواب دیا۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بہت خوبصورت لان تھا جس کے کونے میں گیٹ کے ساتھ ہی گارڈ کا کوارٹر نما کمرہ بنایا گیا تھا۔ لان میں بہت خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو اتنا خوبصورت لان دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی۔ لان سے آگے ایک بڑا سا برآمدہ اور اس کے پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا بوتل سے منہ لگا کر پانی پی رہا تھا۔ صاحب جی، اس لڑکی پر میں نے بہت کڑی نظر رکھی تھی، آپ کا حکم تھا کہ اسے یہاں سے جانے نہ دوں، میں نے اسے جانے نہیں دیا، فخریہ انداز سے خوشی محمد نے کہا۔ ارے او مسٹر، تم غلط کیا بول رہے ہو؟ میں نے کب تم سے کہا تھا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں؟ میں تو بالکل آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سفید جھوٹ سن کر میں ایک دم سے غصے میں آ گئی تھی۔ صاحب جی، آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کس قدر بدتمیز ہے۔ جھوٹ پکڑے جانے پر خوشی محمد نے شرمندگی سے کہا۔ میری بات سن کر اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی تھی۔ خوشی محمد، تم جاؤ، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، تمہاری ضرورت ہوئی تو تمہیں بلا لوں گا، اس نے خوشی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خونخوار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر میں نے آنکھیں موند لی۔
کرسی پر بہت دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے سارا جسم اکڑا ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بے فکر ہو کر مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، سنجیدہ انداز سے اس نے کہا۔ میرا نام مائرہ ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میں نے کہا۔ جی مجھے آپ کا نام یاد ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنا نام بتانا بھول گیا۔ میرا نام ہارون ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ہارون صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بالکل سچ بتایا ہے۔ آپ کے گھر میں کسی بری نیت سے داخل نہیں ہوئی، بلکہ میرا مقصد رات آرام سے گزارنا تھا۔ میں نے بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے شوہر نے آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ ہارون نے میری بات دہرائی۔ جی ایسا ہی ہے، رات کو میرے ہسبینڈ دیر سے گھر آئے تھے، ان کی والدہ نے انہیں میری کچھ شکایات لگائیں، جس پر وہ آپے سے باہر ہو گئے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ سنجیدہ انداز سے میں نے کہا، مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا ہے، لیکن آپ کو رات کے وقت گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے تھا، کال کر کے اپنے والدین کو آگاہ کرتی۔ افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے مشورہ بھی دے دیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ اگر میں گھر سے باہر نہ نکلتی تو شاید سارم مار مار کر مجھے بے ہوش کر دیتے۔ بے تاثر لہجے سے میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے مطابق آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، جو مصیبت آپ نے برداشت کرنی تھی وہ تو کر لی، اب آپ اپنے والدین کو کال کریں، وہ آپ کو آ کر لے جائیں۔ ہارون نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن میں اپنے والدین کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر آپ اپنے والدین کے گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ حیرت زدہ نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، کوئی ایک مشکل ہو تو آپ کو بتاؤں نا؟ ایک دکھ بھرا سانس لیتے ہوئے میں نے کہا، میرا کوئی حق تو نہیں ہے کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھوں، صرف ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے اپنے والدین کے ساتھ جو بھی ناراضگی ہے اسے ختم کریں، کسی اجنبی کے گھر میں رہنا آپ کی ویلیو کم کر دے گا۔ اس نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں چند ماہ کی تھی تو میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب میری دادی زندہ تھی۔ امی کے مرنے کے 2-3 ماہ بعد ہی ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھے کبھی پیار سے اپنے گلے نہ لگایا تھا، میری ذات سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یک کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو 3 بیٹوں سے نواز دیا۔ اب تو ابا بھی میری طرف توجہ نہ دیتے تھے۔ دادی کے مرنے کے بعد میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، کوئی میرا غم گسار نہ تھا۔ بی اے کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تو ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی، لیکن ممکن نہ تھا۔ سارم کے والدین ابا کے دور پار کے رشتہ دار تھے۔ 6 ماہ بعد شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز رات کے وقت ابا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ان کی وفات کے چند روز بعد ہی میرا نکاح سارم کے ساتھ کر کے رخصت کر دیا۔ شروع کے چند دن تو بہت اچھے گزر گئے تھے، لیکن سارم کی والدہ آنٹی آسیہ کو بہت دکھ تھا کہ میں اپنے ساتھ کوئی جہیز لے کر نہیں آئی۔ آنٹی آسیہ نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ان کی نظر میں میری حیثیت گھر کی ملازمہ کے برابر بھی نہ تھی۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے مجبور تھی، کیونکہ میری سوتیلی والدہ اپنے 3 بچوں کو لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی ہیں۔ میرے ابا کا گھر بھی انہوں نے بیچ دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ آنکھیں آنسو سے بھر چکی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہارون ترہم آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت کمرے سے باہر نکلی۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ میں نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا اور پھر میں بے ہوش ہو کر صوفے پر ہی گر گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں ایک نرم و گداز بستر پر موجود تھی۔ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ ایک کمرہ تھا۔ ایک کرسی پر ہارون اور ایک ڈیسنٹ سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ امی جان یہ ہوش میں آ رہی ہیں، مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہارون نے کہا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میرے قریب آ کر ہارون کی امی نے شفقت بھرے لہجے سے پوچھا۔
जी अब बेहतर हूं। उठकर बैठते हुए मैंने जवाब दिया, लेटी रहो आराम से। हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। उनकी फिक्रमंदी महसूस करते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा। हैरत की बात थी कि अब तक उन दोनों में से किसी ने भी मुझसे ना पूछा था कि मैं बेहोश क्यों हुई थी। हारून, तुम इसके पास बैठो, मैं इसके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूं। आंटी ने हारून से कहा और कमरे से बाहर चली गई। क्या इस घर में भूत प्रेत या कोई जिन्नात वगैरह भी रहते हैं? आंटी कमरे से बाहर गईं तो मैंने जल्दी से पूछा, नहीं, हम इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं लेकिन हमें तो कोई जिन भूत नहीं मिला। उसने हैरान होते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही नहीं, इस घर में जरूर जिन वगैरह रहते हैं। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आपके पास कोई सबूत है? हारून ने संजीदगी से पूछा। जी जी, मैं खुद ही सबूत हूं। मैंने अपनी आंखों से एक इंतहाई डरावनी शक्ल वाली औरत को कमरे के दरवाजे से निकलते हुए देखा था। खौफ की वजह से तो मेरा सांस बंद हो रहा था और फिर इर्द गिर्द से बेखबर हो गई थी। मैंने उसे अपने बेहोश होने की वजह बताई। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो कभी भी कोई मसला पेश नहीं आया। तुम भी फिक्र मत करो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी कोई मसला नहीं होगा, उसने लापरवाह अंदाज से कहा। कमरे का दरवाजा खुला और आंटी एक ट्रे में खाना रख कर ले आई। मैंने कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उस वक्त शदीद भूख महसूस हो रही थी। आंटी ने बेड पर ही खाने की ट्रे मेरे सामने रख दी। अगर कोई और मौका होता तो मैं एक अजनबी मर्द के सामने कभी भी खाना ना खाती, लेकिन उस वक्त मुझे खाने की शदीद तलब हो रही थी। उसकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर ही मैंने खाना शुरू कर दिया। मायरा, तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुमने कहाँ जाना है? बेटा, इस दुनिया में अकेली औरत कैसे रह सकती है? आंटी ने मेरे सामने बैठते हुए कहा। आंटी की बात सुनकर मेरा खाने की तरफ बढ़ता हुआ हाथ रुक गया था। आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। मेरा मतलब तुम्हें परेशान नहीं करना था, तुम आराम से खाना खाओ, आंटी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। आपने गलत बात तो नहीं की, लेकिन अब मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, मैंने इंतहाई नरम लहजे से कहा। अच्छा, अभी तो खाना खाओ, इस बारे में बाद में बात करते हैं, हारून ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे एक काम है, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, हारून ने आंटी को कहा और कमरे से बाहर चला गया। तुम आराम से खाना खाओ, मुझे कुछ काम है, वो देख लूं। खाना खत्म करके ट्रे साइड टेबल पर रख देना, आंटी ने प्यार भरे अंदाज से कहा और कमरे से बाहर चली गई। मेरी भूख खत्म हो गई थी। खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखकर मैं दोबारा नीम दराज हो गई। उस वक्त मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। इस दुनिया में मेरे लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां जाकर चैन और आराम से रह सकूं। माँ बाप के घर के अलावा खामिंद का घर ही औरत का ठिकाना होता है, लेकिन ये दोनों ठिकाने मुझसे छीने जा चुके थे। अभी दिन की रोशनी में ही अपने लिए कोई ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। रात होने से पहले ही मुझे अपना कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, मैंने खुद से कहा और बिस्तर से नीचे उतरी। आंटी का शुक्रिया अदा करके चली जाती हूँ। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हाल में वो दोनों माँ बेटा बातों में मसरूफ थे। उनकी बातों की आवाज सुनकर मेरे कदम रुक गए थे। इसे यहां पर रखना मुनासिब नहीं है। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। आजकल के दौर में इंसान सिर्फ धोखा ही देते हैं। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारा कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो। दरवाजे की ओर से झांक कर देखा तो आंटी की आवाज बहुत वाज़ेह सुनाई दी। वो सोफे पर बैठी हुई थी। हारून कमरे की तरफ पुश्त करके खड़ा था। वो शायद मेरे बारे में ही बात कर रही थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसे यूं बेयारो मददगार भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी कुछ ना कुछ मदद तो करनी चाहिए, हारून ने जवाब दिया। तुम क्या कहना चाहते हो, इसकी मदद किस तरह कर सकते हैं? बेटा, मैं इंसानों के मामलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं करती, आंटी ने तुष लहजे से कहा। अम्मी जान, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे लिए मसला बन सकता है। आप हौसला और सब्र रखें, मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लेता हूं, लेकिन तब तक आपने इसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखना है, हारून ने मां को समझाते हुए कहा। वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि आंटी मुझे यहां पर नहीं रखना चाहती। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे यूं जलील होना पड़ेगा। चेहरे को अच्छी तरह से साफ करके मैं कमरे से बाहर आ गई।
آپ کا بہت بہت شکریہ آنٹی، آپ نے میرا بہت خیال رکھا۔ دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے ان کے سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر میں نے کہا، نہیں بیٹا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آنٹی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں اور احسان مند بھی۔ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ کیا تم اپنے خامند کے گھر واپس جانا چاہتی ہو؟ آنٹی نے مجھے روکا نہ تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ نہیں، اب میں اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی۔ اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، میرا نہیں خیال کہ تمہارا یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ کوشش کرو اور اپنے خاوند سے صلح کر لو۔ آنٹی نے سنجیدہ انداز سے سمجھاتے ہوئے کہا، ناراضگی میری طرف سے تو ہے ہی نہیں۔ اگر میں اس کے گھر جاتی ہوں اور وہ مجھے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے سوالی انداز سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ کوشش کیا کرو کہ تمہارے اور تمہارے خامند کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہ آئے۔ آنٹی کی کوشش تھی کہ میں اپنے خامند کے گھر واپس چلی جاؤں، اس لیے مجھے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے خامند کو کسی قسم کا کوئی شکایت کا موقع نہ دوں، لیکن ان کی والدہ میری ہر کوشش ناکام بنا دیتی ہیں۔ کل رات کو بھی کوئی بڑی بات نہ ہوئی تھی۔ ان کی والدہ کے کپڑے استری نہ تھے، جس پر انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اس لیے ان کے کپڑے استری نہ کر سکی تھی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ان سے صرف یہی کہا کہ میں سارا دن فارغ نہیں تھی، اگر فارغ ہوتی تو کپڑے استری کر دیتی۔ اسی وقت سارم بھی گھر میں داخل ہوا۔ آنٹی نے بڑھا چڑھا کر بتایا کہ میں انہیں نہ صرف جواب دیتی ہوں بلکہ بہت بدتمیزی بھی کرتی ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر نہ صرف مارا پیٹا بلکہ گھر سے بھی نکال دیا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا، میں نے دکھی دل سے کہا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ مین گیٹ سے باہر نکل کر دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ یہاں آس پاس تو کوئی آبادی نہ تھی، بلکہ اچھا خاصا جنگل تھا۔ ہر طرف درخت ہی درخت لگے ہوئے تھے۔ بائیں طرف آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن گھر کافی دور تھے، قریب نہ تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹا اس گھر میں ویران جگہ پر اکیلے رہتے ہیں۔ مجھے کیا مسئلہ ہے، جہاں پر مرضی رہیں۔ اس وقت تو میرے لیے خود مسئلہ بنا ہوا ہے، میں نے خود سے کہا اور آبادی کی طرف چل پڑی۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ میں اپنے پرانے محلے جہاں میں پلی بڑی تھی واپس جانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے ہمسایوں میں سے کسی نہ کسی کو علم ہوگا کہ میری سوتیلی ماں اور بھائی اب کون سے شہر میں ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ میں اس محلے میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس تو کرایہ ہی نہ تھا۔ مجھے اپنے محلے میں جانا چاہیے اور اپنے ہمسایوں سے مدد لینی چاہیے، میں نے اپنے ذہن میں سوچا اور چل پڑی۔ اس وقت تو سارم اپنے دفتر میں ہوگا، امید ہے کہ میری ملاقات سارم سے نہیں ہونے لگی۔ پیدل چلتے ہوئے میں اپنے محلے تک آ گئی۔ اپنے محلے میں بھی میری زیادہ لوگوں کے ساتھ جان پہچان نہیں تھی، صرف ہمسائے ہی ایسے تھے جنہیں میں جانتی تھی۔ ان کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اب تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنے گھر کے دروازے کو حسرت سے تکتے ہوئے میں گلی سے باہر آ گئی۔ سارا دن گلیوں میں اور بازار میں گھومتے گزار دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ کل کی رات تو میں نے ہارون کے گھر گزار لی تھی، آج کی رات کیا کروں گی اور اس کے بعد کیا بنے گا؟ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی میں بہت خوف زدہ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک مزار دکھائی دیا، رنگ برنگی لائٹیں جگمگا رہی تھیں۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے مزار کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ رات گزارنے کے لیے یہ اچھی جگہ ہے، کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گی۔ مزار کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے سوچا۔ ابھی مزار سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ اچانک ہی ہارون میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیران نظروں سے میں اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ انتہائی غصے سے اس نے پوچھا۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں جو مرضی کروں؟ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر میں نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟
अंधेरा फैल चुका है और तुम अकेली घूम रही हो। तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। मेरे जवाब को नजरअंदाज करते हुए हारून ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या मसला है? क्यों मेरे पीछे आए हो? अब की बार मैंने भी गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम रात के इस वक्त अकेली हो? यहाँ पर घर के अंदर भी औरत महफूज नहीं और तुम बाहर सड़कों पर घूम रही हो, और उसके बाद मुझसे ये भी पूछ रही हो कि तुम्हें क्या मसला है? तअस्सुफ भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए हारून ने कहा, तुमने एक रात मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब तुम मेरे पीछे ही पड़ जाओ। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारी अम्मी को कोई परेशानी हो। गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, अभी मेरे साथ चलो। मेरे तल्ख रवैये को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? बेहतर यही है कि तुम यहां से चले जाओ। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, तुम तो मुझे बिल्कुल ही पागल लगती हो। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूं अकेली औरत का इस वक्त घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी और इज्जत प्यारी नहीं है? हैरान नजरों से मेरी तरफ देखते हुए उसने डांट दिया, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार ना हुई तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। मेरी तरफ देखते हुए उसने जारहाना अंदाज से कहा, क्या मतलब? तो मुझे जबरदस्ती ले जाओगे? उसकी धमकी पर हैरान होते हुए मैंने पूछा, मुझे लगता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। अपने लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट सजाते हुए उसने कहा। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, आगे बढ़कर उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने अपना हाथ तेजी से पीछे किया, लेकिन उसकी गिरफ्त में आ चुका था। खामोशी से मेरे साथ चलो। हाथ की गिरफ्त मजीद मजबूत करते हुए उसने कहा, तुम्हारा हाथ है या कोई लोहे का टुकड़ा? ऐसा लग रहा है कि मेरे बाजू की हड्डियां तुमने तोड़ देनी है। दूसरे हाथ से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही ये चाहता हूं कि तुम्हें किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़े। हाथ की गिरफ्त ढीली करते हुए उसने कहा। अचानक से ना जाने क्या हो गया था कि पूरे शहर में ही भूचाल आ गया था। हर तरफ से सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। गाड़ियों का शोर और लोगों की चीखों पुकार कुछ समझ नहीं आ रही थी। आवाज से बचने के लिए मैंने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन बेसुध आवाजों की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। आंखें बंद करके मैंने कानों पर हाथ रख लिया था। क्या हो गया है? ये शोर क्यों हो रहा है? मैंने ऊंची आवाज से पूछा। बस तुम आंखें बंद किए मेरे साथ चलती रहो, सब ठीक हो जाएगा, हारून ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मुझे मजीद हैरत हुई, क्योंकि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं चल रही हूं। कुछ देर बाद हारून की आवाज सुनाई दी, आंखें खोलकर देखो, देखो अब कोई खतरा नहीं है। उस वक्त बिल्कुल शोर न था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अंधेरा होने की वजह से मुझे ये जगह पहचानने में दिक्कत रही थी। जहां पर हम खड़े थे, हम कहां पर आ गए हैं? वो सब शोर हंगामा कैसे खत्म हो गया? हैरान नजरों से आगे पीछे देखते हुए मैंने पूछा, शुक्र करो कोई हादसा रूनुमा होने से पहले ही हम वहां से आ गए हैं। अब अंदर चलो, कब तक बाहर खड़ी रहोगी? एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि इस वक्त अम्मी सो रही होती हैं, शोर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसा ना हो कि अंदर जाकर तुम शोर मचाना शुरू कर दो। हारून ने मुझे समझाते हुए कहा कि हम तुम्हारे घर पहुंच आए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? हम तो बाजार में थे, इतनी जल्दी यहां पर कैसे पहुंच आए? उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था, इसलिए मैंने हैरानी से पूछा। मैंने जगह को पहचान लिया था। उस वक्त हम हारून के घर के बाहर खड़े थे। इतनी जल्दी कैसे आए हैं? चलकर आए हैं, उसने मेरे ही अंदाज के नकल करते हुए कहा। हम बाजार से घूमते हुए तो नहीं आए, एक शॉर्टकट रास्ता है, उससे लेकर आया हूं। यहां से मज़ार ज्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए हम जल्दी यहां तक पहुंच आए हैं। उसने जल्दी से जवाब दिया और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे पीछे चलने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता न था। लॉन से गुजरकर हम हाल में आ चुके थे। सामने वाले कमरे में तुम आराम से सो जाओ, उसके साथ वाले कमरे में अम्मी जान सो रही हैं। अगर कोई मसला हुआ तो उन्हें जगा लेना।
अगर तुम उन्हें भी जगाना पसंद ना करो तो इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर मेरा ही कमरा आता है, मुझे जगा लेना। एक कमरे की तरफ इशारा करने के बाद हारून ने कहा, मुझे यहाँ पर अकेले एक कमरे में डर लगेगा। मैंने डरते डरते कहा, सुबह नजर आने वाली औरत याद आ गई थी। तुम परेशान मत हो, कोई मसला नहीं होगा। अम्मी इस वक्त सो रही हैं, वरना तुम उनके कमरे में सो जाती, मुझे तसल्ली देते हुए कहा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। कमरे की लाइट ऑन करके मैं बेड पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार सारिम के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। हारून अनजान शख्स था, लेकिन उसे मेरी परवाह थी। सारिम मेरा सब कुछ था, लेकिन उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। सारिम का जालिमाना रवैया याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। रात करवटें बदलते गुजर गई। सुबह के वक्त मुझ पर नींद मेहरबान हो ही गई। चंद घंटे नींद लेने के बाद मैं उठी तो खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। मुंह हाथ धोने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो आंटी सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। कैसी हैं आप? उनके करीब आकर मैंने पूछा। बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसी हो? एकदम से संजीदा लहजे में पूछा। मैं भी ठीक हूं, बस सारा दिन इधर उधर घूमती रही, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी। उनके सामने ही सोफे पर बैठते हुए मैंने सारे दिन की मसरूफियात के बारे में बताया। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा, तुम परेशान मत हो। पहले तुम नाश्ता कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे, आंटी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा और साथ ही नाश्ता करने का भी कह दिया। नजर उठाकर सामने देखा तो टेबल पर नाश्ता पड़ा हुआ था। हैरान नजरों से कभी आंटी को और कभी नाश्ते को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसी हैरान नजरों से क्यों देख रही हो? मेरे चेहरे पर हैरत के असरात देखते हुए उन्होंने पूछा। अभी तो ये टेबल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, एकदम से इस पर नाश्ता कैसे आ गया? टेबल पर मौजूद नाश्ते की तरफ गौर से देखते हुए मैंने पूछा। अरे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, ये नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि तुम जाग आई हो और मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया, आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूं कि यह नाश्ता यहां पर नहीं था। जब मैं इस सोफे पर बैठी हूं तब यह टेबल बिल्कुल खाली था। आंटी के मुस्कुराने पर हैरान नजरों से देखते हुए मैंने कहा, बेटी तुम परेशान ना हो, तुम्हारा ध्यान इस तरफ ना होगा। मेरी हैरत और परेशानी को नजरअंदाज करते हुए आंटी ने कहा, अच्छा तुम इधर उधर की बातों से परेशान मत हो और नाश्ता करो। तुम्हें अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए ताकि हालात का मुकाबला कर सको, आंटी ने मुझे समझाते हुए कहा। नाश्ता करते हुए भी मैं बार बार यही सोच रही थी कि एकदम से नाश्ता टेबल पर कैसे आ गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि टेबल बिल्कुल खाली थी। नाश्ते से फारिग हो गई तो हारून आ गया। मैं अभी तुम्हारे खामिन को देख कर आ रहा हूं, वो एक अच्छा इंसान है। गुस्से में आकर अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो उसे माफ कर दो, हारून ने बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा। तुम्हें मेरे हस्बैंड का कैसे पता चला? उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से पूछा। तुमने ही उसका जिक्र किया था और उसकी जॉब के बारे में भी बताया था, इसलिए उस तक पहुंचने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई, उसने लापरवाह अंदाज से कहा। क्या तुमने उसे बताया है कि मैं यहां पर तुम्हारे घर में मौजूद हूं? सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे हवाले से कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ उसको देखता रहा हूं। मुझे यह अंदाजा हुआ है कि वो एक जज्बाती और गुस्से वाला आदमी है, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। हारून ने मुझे समझाने की कोशिश की। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने उसे कभी मौका नहीं दिया? ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। अब मैं फैसला कर चुकी हूं, तुम सिर्फ मेरी एक मदद कर दो। उसकी बात को खातिर में ना लाते हुए मैंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। अभी मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? उसने जल्दी से पूछा। मैं अपने वालिदैन के शहर में जाना चाहती हूं। अपने हमसायों से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी सौतेली माँ और भाई अब कहाँ रहते हैं। मैंने उससे कहा, इस सिलसिले में तुम्हें जिस तरह की मदद की ज़रूरत है मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें तलाश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो लोग घर तब्दील कर चुके हैं।
और तुम्हें फ़ोन पर अपने घर का एड्रेस नहीं बताते। अगर तुम उन्हें तलाश करके उन तक पहुंच जाती हो तो उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया तो फिर क्या करोगी? हारून ने कुछ सोचते हुए कहा। आंटी बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई हमारी बातें सुन रही थी। मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मुझे क्या करना चाहिए? दोनों हथेलियों पर अपना सर रखकर आंखें बंद करते हुए मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम सोचने के लिए जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो, हारून ने कहा और उठकर चला गया। बेटी, हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो। सिर्फ एक बात याद रखना कि तुम्हें वो फैसला करना चाहिए जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। आंटी ने भी मुझे समझाते हुए कहा। मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए। हारून की बात बिल्कुल बजा थी कि अगर मेरी सौतेली माँ और भाइयों ने मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? उस वक्त मुझे सारिम पर गुस्से के साथ साथ अफसोस भी हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे आज दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि सारिम की माँ को मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कभी ना खुश होने की कसम खाई हुई थी। सिर्फ ये सारिम की अम्मी ही थी जो हमें खुश नहीं देख सकती थी। अपने हालात पर गौर करते हुए मैंने सोचा, क्या मुझे सारिम को एक मौका और देना चाहिए? मैंने खुद से पूछा। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे जिंदगी गुजारने के लिए किसी महफूज ठिकाने की जरूरत है। मेरे पास ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, मैंने सोचते हुए कहा। इस सिलसिले में मुझे आंटी से भी रहनुमाई लेनी चाहिए। ये सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। आंटी बाहर कहीं मौजूद नहीं थी। इसका मतलब था कि वो अपने कमरे में है। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। झांक कर अंदर देखा तो कमरे में हल्का सा अंधेरा था। आंटी आराम कर रही हैं, बाद में उनसे बात कर लूंगी। मैं वापस पलटने लगी, लेकिन एकदम से चौंक गई। उस वक्त कमरे में हल्की हल्की रोशनी मौजूद थी। बेड पर लेटी हुई औरत का मुंह दरवाजे की तरफ था, जिसे देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई और खौफ से थर थर कांपने लगी। कम रोशनी में उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। इंतहाई करीब सूरत औरत का चेहरा महसूस हो रहा था। अचानक से मुझे महसूस हुआ, ये चेहरा मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त अम्मी के आराम करने का वक्त है, वो किसी से बात नहीं करती। हारून ने मुझे कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा तो मेरे करीब आकर कहा। मैंने अपनी कैफियत पर जल्दी से काबू पा लिया। मैं माजरत खा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इस वक्त आंटी आराम करती हैं, वरना कभी भी उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करती। मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि अपनी दिली कैफियत उससे छुपाना चाहती थी। तुम्हें अम्मी के साथ क्या काम था? मुझे भी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैं अपने कमरे की तरफ आने लगी तो उसने मुझसे कहा, कोई खास बात नहीं थी, मैं बस वैसे ही आंटी के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। रुख मोड़े बगैर मैंने जवाब दिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। आंटी का चेहरा बहुत डरावना था और वो किसी इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ गया। मैं जब से इस घर में आई हूं, मैंने इन दो माँ बेटों को खाना खाते हुए नहीं देखा। आंटी के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत पुरस्कार मालूम होती है। कमरे में दाएं से बाएं टहलते हुए मैं आंटी के बारे में ही मुसलसल सोच रही थी। सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये घर भी आबादी से हटकर बनाया गया था। हो सकता है कि आंटी के साथ कोई आसेब या कोई जन्नात वगैरह हो। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। मुझे इस घर से खौफ महसूस हो रहा था। इतना बड़ा घर और सिर्फ 2 अफराद रहते हैं। उस दिन के बाद खुशी मोहम्मद चौकीदार भी नजर न आया था। कमरे में इधर उधर टहलते मैं थक गई तो बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो बाहर शाम का वक्त था। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी, मैं इतनी देर तक सोती रही। फ्रेश होकर जल्दी से कमरे से बाहर आई। उस वक्त बहुत खामोशी छाई हुई थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने ही आंटी के कमरे का दरवाजा था। दरवाजा उस वक्त भी बंद था। आंटी अभी तक आराम कर रही हैं। मुझे बहुत हैरत हुई थी। उनकी खैरियत मालूम करनी चाहिए, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो, मैंने खुद से कहा और उनके कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं था।
कमरे के अंदर से बातों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसका मतलब है आंटी जाग रही हैं और हारून भी उनके साथ कमरे में मौजूद है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस लड़की की वजह से हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसा ही हुआ है। सरदार आजमून इस वक्त शदीद गुस्से में है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो इंसानों से दोस्ती को नापसंद करते हैं और तुमने एक इंसान को अपने घर में पनाह दी हुई है। आंटी के अल्फाज मुझे साफ सुनाई दे रहे थे। गायब दिमागी से मैं उनके अल्फाज पर गौर करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही हैं। आप परेशान मत हो, शहनशाह जिन्नात से मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैं उन्हें इस सारी सूरत हाल से आगाह कर चुका हूँ। सरदार साहब से शहनशाह जिन्नात खुद ही बात कर लेंगे। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हारून ने जवाब दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। शहनशाह जिन्नात, कबीले का सरदार, ये सब क्या है? ये बातें मुझे बिल्कुल बेमानी और फजूल लग रही थी। हल्के हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, हारून ने आवाज दी। इजाजत मिलने पर दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हो गई। आंटी बेड क्राउन के साथ टेक लगाए नीम दराज थीं। हारून बेड के करीब ही खड़ा था। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक सोती रही हो? आंटी ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया। मुझे खुद भी एहसास ना हुआ कि मैं इतनी देर तक सोती रही हूं। शर्मिंदा अंदाज से मैंने कहा, तुम्हारे लिए एक अहम खबर थी। मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। हारून ने हाथ में पकड़ी हुई अखबार मेरी तरफ बढ़ाई। अपनी तस्वीर अखबार में देखकर मुझे हैरत हुई। ये तलाश गुमशुदगी का इश्तिहार था, सारिम की तरफ से। शायद तुम्हारे खामिन को इस बात का एहसास हो गया है कि उसने गलती की है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आंटी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सारिम ने मेरी गुमशुदगी का इश्तिहार दिया है। मेरा ख्याल था कि मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर वो बहुत खुश होगा। तुम्हें उससे राब्ता करना चाहिए। आंटी ने एक बार फिर मुझसे कहा। मैं नहीं जानती उसने ये इश्तिहार क्यों दिया है। हैरान होते हुए मैंने कहा, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हारून ने मेरी तरफ देखकर कहा। कमरे में खामोशी छा गई थी। वो शायद मेरे फैसले का इंतजार कर रहे थे, इसलिए खामोश हो गए थे। मुझे एक बार सारिम से मिलना चाहिए। ऊंची आवाज से मैंने कहा। बहुत अच्छी बात है, तुमने अपने रिश्ते को एक मौका दिया। आंटी ने खुश होकर कहा। उनसे गले मिलकर मैं बाहर आ गई। हारून का बहुत शुक्रिया अदा किया जिसने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, दुआया अंदाज से उसने कहा। पैदल चलकर अपने घर पहुंची तो बहुत थक चुकी थी। गेट से अंदर दाखिल हुई तो मुसर्रत आपा की आवाज सुनाई दी। सारिम की बड़ी बहन थी और मुल्क से बाहर रहती थी। उनकी आवाज सुन के हैरत हुई। कमरे से अंदर दाखिल हुई तो सारिम और आपा सामने ही बैठे दिखाई दिए। सारिम की अम्मी पट्टियों में जकड़ी हुई बेड पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर सारिम जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। आओ, इधर आओ, आराम से बैठो। मेरा हाथ पकड़कर आपा ने मुझे अपने साथ ही बिठा लिया। सारिम का बदला हुआ रवैया देखकर मैं हैरान हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं तो बहुत उदास था, लेकिन अम्मी बहुत खुश थीं। अगले रोज अम्मी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गईं और बुरी तरह जख्मी हो गईं। टांग की हड्डी 3 जगह से टूट गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ये सब कुछ मकाफाते अमल है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें माफ कर दोगी। अम्मी की वजह से आपा को भी इमरजेंसी आना पड़ा। सारिम ने मेरे सामने खड़े होकर शर्मिंदगी से कहा। उसे अपनी गलती का एहसास था। मैं अगर उसे माफ न करती तो कहां जाती, इसलिए खामोशी से सर झुका दिया और घर के काम संभाल लिए। हमारे ख्याल रखने से अम्मी की सेहत काफी बेहतर हो चुकी थी। वो भी अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। एक दिन सारिम को अपने मोहसिनों के बारे में मैंने बताया, जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। मैं सारिम के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहना चाहती थी। सारिम शाम को ऑफिस से वापस आए तो मैं तैयार थी। उनके साथ गाड़ी में बैठकर हम हारून के घर आ गए। गाड़ी गेट से बाहर खड़ी करके नीचे उतरे तो घर की हालत देखकर मैं हैरान हो गई। टूटा फूटा घर देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां पर कोई आबाद होगा।
चंद दिन पहले तो घर बाहर से बहुत खूबसूरत था। सारिम भी हैरान नजरों से कभी मुझे और कभी इस खस्ता हाल इमारत को देख रहे थे। गेट खुला ही हुआ था। हम अंदर दाखिल हो गए। एक खूबसूरत लॉन की बजाय उजड़ा हुआ बाग था। चारों अतराफ में दरख्तों के सूखे हुए पत्ते बिखरे हुए थे। इमारत का कुछ हिस्सा गिरा हुआ था। सारिम का हाथ पकड़कर मैं हाल में दाखिल हुई तो हर तरफ मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। घर की हालत देखकर महसूस हो रहा था कि बरसों से इस घर में कोई नहीं रह रहा। मुझे लगता है हम गलती से इस घर में आ गए हैं। कोई और घर होगा जिसमें तुमने पनाह ली होगी। वापस मुड़ते हुए सारिम ने कहा, नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, यही घर था। यहाँ करीब कोई घर भी नहीं है कि मुझे गलत फहमी होती। गाड़ी में बैठकर टूटे फूटे मकान को देखकर मैंने कहा। एक आदमी 2 बच्चों के साथ हमारे करीब से गुजरा तो सारिम ने उसे रोक लिया। इस घर में जो लोग रहते थे वो कहाँ चले गए हैं? सारिम ने उस अजनबी से पूछा। मुझे लगता है कि आप मुल्क से बाहर रहते थे और बहुत सालों बाद वापस आए हैं। उस आदमी ने हैरान होते हुए पूछा। जी आप सही कह रहे हैं, सारिम ने जवाब दिया। भैया, बरसों से ये घर खाली पड़ा हुआ है। हमने तो किसी को आबाद नहीं देखा। यही सुनते आ रहे हैं कि इस खाली घर में जिन्नात का बसेरा है। ये कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। एक एक करके सारे वाकयात मुझे याद आने लगे। मुझे एक जिनजात ने पनाह दी थी जिसकी वजह से उसकी माँ और कबीले का सरदार दोनों नाराज थे, लेकिन किसी की परवाह किए बगैर उस जिनजात ने मेरी मदद की थी। सारिम अभी तक कुछ न समझे थे। अब घर चलें, सारिम ने कहा। जी चलें, मैंने आहिस्तगी से कहा। गाड़ी आगे बढ़ी तो गर्दन उठाकर मैंने एक बार फिर उस खस्ताहाल इमारत की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। छत के मुंडेर पर खड़ा कोई और नहीं, हारून था। हाथ हिलाकर उसने खुदा हाफिज कहा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सारी गुत्थियां सुलझ चुकी थीं। मैं शुक्रगुजार थी कि जिनजात ने मुझे पनाह दी थी और मेरा ख्याल रखा था। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।